हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, उसी का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे मॉनसून के बारे में। मॉनसून किसे कहते हैं, मॉनसून के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर हमारा लेक्चर था, क्लास था, उसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है वो इससे प्रीवियस वाली क्लास देखे, उसके बाद इस वाली क्लास को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनसून के बारे में कि मॉनसून क्या है। मॉनसून के बारे में बात करें तो मौसम से संबंधित जो हवाएं हैं उन हवाओं को ही मॉनसून हवा कहते हैं या मॉनसून कहते हैं। ये इंडिया के लोगों के जीवन का एक मुख्य आधार है। हमारे इंडिया में मॉनसून के टाइम पीरियड में जब मॉनसून का सीजन आता है उस समय नदियां पूरी तरीके से ओवरफ्लो होती हैं, भरी हुई होती हैं। जो लैंड होता है या जमीनें होती हैं उनमें काफी ज्यादा मिट्टी में नमी पाई जाती है। इसके अलावा फसलें जो हैं वो, या फिर क्रॉप की बात करें, क्रॉप का ग्रो बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छी तरीके से वो उगती हैं और जो लाइफ है काफी ज्यादा प्रॉस्पर या समृद्ध होती है। ये कब होता है? जब मॉनसून का टाइम पीरियड होता है, जब इंडिया में मॉनसून के टाइम पीरियड में अच्छे से बारिश होती है, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिकल लेवल पे जो सिचुएशन है वो क्लाइमेट बेस्ड है, वो क्लाइमेट में भी मॉनसून के ऊपर आधारित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मॉनसून शब्द का, तो जो आपका मॉनसून वर्ड है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इसे जरूर नोट डाउन करेंगे कि जो मॉनसून शब्द है वो अरेबिक वर्ड मौसम से बना है। इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप सभी बच्चे कि जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है सीजन। यानी मॉनसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या सीजन। इंडिया में जितनी भी इंडियन ओशियन है और इंडिया के आसपास जितना भी क्षेत्र है, उन आसपास के क्षेत्रों पर मौसमी हवाओं को या फिर जो सीजनल विंड है उसको हमारा जो मॉनसून है वो अच्छे से डिस्क्राइब करता है, अच्छे से दिखाता है। जैसे आप देखेंगे इस वाले पिक्चर में ही कि इंडिया के आसपास, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो अरेबियन सी है हमारा, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन हिंद महासागर है। तो इन क्षेत्रों से जब हवाएं चलकर इंडिया की ओर जाती हैं तो ये हवाएं अपने साथ बहुत ज्यादा नमी लेकर के जाती है और फिर ये इंडिया में या भारत में जाकर के वर्षा करती है और इससे मानसून का आगमन होता है। और यही बारिश हमारे फसलों के लिए, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छी होती है, हमारे डे टू डे लाइफ को, जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित भी करती है। समझ में आ गया कि जो मॉनसून है, मॉनसूनी हवाएं हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मॉनसून जो वर्ड है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। मौसम का अर्थ या मीनिंग होता है सीजन या ऋतुएं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मॉनसून वर्क, यानी मॉनसून जो है वो काम कैसे करता है। मॉनसून जो है बेसिकली एक जो है आपका ईयरली पैटर्न होता है, वार्षिक चक्र होता है। जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका लैंड और वाटर है। लैंड और वाटर की अगर बात करते हैं, भूमि और जल की बात करते हैं, तो जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर हम बात करें समर के सीजन में जो लैंड होती है, यानी जो जमीन होती है, जो जमीन होती है वो ओशियन के कंपैरिजन में जो है वो जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है। और जब जल्दी गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर जो हवाएं चलेंगी वो हवाएं कैसी होंगी, वो हवाएं गर्म हो जाएंगी। और जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, गर्म हवा हमेशा ही लो प्रेशर को क्रिएट करती है, निम्न दाब क्षेत्र को उत्पन्न करती है और ये तेजी से एनवायरमेंट में ऊपर उठने लगती है। जब तेजी से एनवायरमेंट में ऊपर उठने लगेगी तो नीचे का क्षेत्र खाली होगा, और जब नीचे का क्षेत्र खाली होगा तो समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलेंगी वो हवाएं, उनके अंदर नमी पाई जाएगी, वो हवाएं इस और तेजी से बढ़ेंगी और इस और जो हवाएं तेजी से बढ़ेंगी वो क्या करेंगे, आसपास के वातावरण को ठंडा कर देंगी। और वो जो हवाओं में नमी पाई जाती है, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, वही कंडेंस होकर के वर्षा करेंगे, बारिश करेंगे, जिससे मॉनसून का आगमन होगा और बारिश होगी। और वो बारिश आपके पूरे एनवायरमेंट के टेम्परेचर को मॉडरेट कर देगी और वही बारिश आपके एग्रीकल्चर को भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मानसून किस तरह काम करता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में यानी समर मानसून क्या होता है, विंटर मानसून क्या होता है। बेसिकली मुख्य रूप से या बिल्कुल अगर हम बात करते हैं सटीक रूप से,
जो मानसून होता है उसकी स्टार्टिंग जो है जून के महीने में होती है। जून के मंथ में जो मानसून होता है उसकी स्टार्टिंग होती है। जो हवाएं होती हैं वो हवाएं आपकी इधर की साइड से, यानी ये आपका वेस्ट है, ठीक है, और ये है आपका साउथ। तो इन दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से हवाएं चलती हैं और ये हवाएं चलते हुए दक्षिण पश्चिम से चलती हुई हवाएं इधर की ओर बढ़ती है, इंडिया की ओर बढ़ती है इंडिया के ऊपर के क्षेत्र की ओर बढ़ती है, जिसकी वजह से इस मानसून को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और ये हवाएं अपने साथ क्या करती हैं, अपने साथ वाटर वेपर्स को लेकर आती हैं। ये हवाएं काफी ज्यादा भारी होती है, इनमें नमी काफी ज्यादा पाई जाती है और ये हवाएं जब भारत में ऊपर के क्षेत्र की ओर बढ़ती है तो बहुत ज्यादा क्या करती है, अधिकांश क्षेत्रों में, मोस्ट ऑफ द पार्ट में इंडिया के बारिश करती है। क्लियर हो गया। और फिर ये हवाएं जो है पश्चिमी घाट में, यानी जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका इंडिया का, ये वाला कोस्ट है, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा करती है। इसके अलावा जो दक्कन का पठार है, यानी इंडिया में आप देखोगे अंदर की तरफ ये डेक्कन प्लेट्यूज है, इस एरिया में बारिश कम होती है, जबकि बाहर के एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम विंटर के सीजन की बात करें। विंटर के सीजन में क्या होता है, तो विंटर के सीजन में अब बात करते हैं। तो विंटर के सीजन में भूमि जो होती है वह समुद्र की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। यानी अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड ओशियन के कंपैरिजन में जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है। जब लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा तो जो लैंड के ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं वो कैसी होंगी, उनमें नमी पाई जाएगी और वो हवा भारी होंगी। और जो भारी हवा होती है वो क्या करती है, हाई प्रेशर को क्रिएट करती है, उच्च दाब को क्रिएट करती है। और ये हवाएं जब लैंड से समुद्र की ओर चलेंगी, यानी लैंड से ओशन की ओर जाएंगी, तो क्या होगा, लैंड से जब ये ओशन की ओर जाएंगी, कहने का मतलब है कि इनको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाएगा, ठीक है। यानी ये नॉर्थ से ईस्ट की ओर आ रही है और फिर यहां से होती हुई नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये आपका नॉर्थ साइड है और ये आपका ईस्ट साइड है। तो इस साइड से हवाएं जो है जब बहेंगी तो इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है और ये विंटर के सीजन में होता है। और ये मानसून जो है आपका विंटर के सीजन में आज जितने भी क्षेत्र है, मुख्य रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि ये जब इधर से नीचे की ओर बहना शुरू होती है तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से नमी लेती है, हवा में नमी आती है, हवा में वाटर वेपर्स आते हैं और ये तमिलनाडु और जितने भी दक्षिण के क्षेत्र, दक्षिण के इधर वाले एरिया में जो है कुछ एरिया में क्या करती है, बारिश कर देती है। इसलिए आपने सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होती है। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है आपका जो इधर की ओर से नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी विंड है, जब वो बंगाल की खाड़ी की ओर से गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी से और हवा में नमी आ जाती है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं और वो जो दक्षिण के एरिया से बहती हुई निकलती हैं तो दक्षिण एरिया में मुख्य रूप से तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र में बारिश कर देती हैं। तो आई होप आपको दोनों ये क्लियर हो गया होगा। समर मानसून की बात करते हैं तो समर मानसून की बेसिकली स्टार्टिंग जो होती है वो जून में होती है और समर मानसून में जो हवाएं होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से चलना शुरू करती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं और ये मोस्ट ऑफ द इंडिया के क्षेत्र में बारिश करती है। इसके अलावा ये जो पश्चिम घाट में इससे बारिश ज्यादा होती है और डेक्कन प्लेट्यू में इतनी ज्यादा बारिश आपको देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो विंटर सीजन में जो हवाएं होती है वो लैंड से ओशियन की तरफ बहती है। उत्तर पूर्वी हवाएं जो हैं वो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से होती हुई साउथ के साइड आती है। तो ऐसे में बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से नमी लेकर के जब वो साउथ की ओर बहती है तो साउथ के क्षेत्र में मुख्य रूप से तमिलनाडु में और उसके आसपास के क्षेत्र में बारिश कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि विंटर के सीजन में तमिलनाडु और उसके आसपास के एरिया में बारिश हो रही है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो क्लाइमेट होती है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार प्रोवाइड करती है। ये हमारे लाइफ से क्लोजली कनेक्ट है, ठीक है। कैसे कनेक्ट है, इंडिया में बात करें, इंडिया में क्लाइमेट कंडीशन जो है काफी ज्यादा डाइवर्स है। कहीं कभी बहुत ज्यादा बारिश आपको देखेगी, कहीं आपको बहुत सूखा देखने को मिलेगा, कहीं टेम्परेचर बहुत हाई है, कहीं टेम्परेचर काफी मॉडरेट मिलेगा। तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हमारे कल्चर को भी काफी ज्यादा प्रभावित करती है, हमारे कल्चर को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है।
इंडिया में जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी सीजन हैं, ये सारे सीजन जो हैं वो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितनी भी इंडिया की मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसमें एग्रीकल्चर का, कृषि का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और जो कृषि है वो पूरे रूप से हमारे रेनफॉल पे, बारिश पे निर्भर करती है। तो क्लाइमेट कृषि और ऋतु से काफी तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे हम बात करते हैं पंजाब में जो बैसाखी और लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, ये त्योहार आपके क्लाइमेट के साथ जो है पूरी तरीके से कनेक्ट है। लोहड़ी का त्योहार की बात करते हैं, जनवरी में मनाया जाता है। इसके तुरंत एक दिन के बाद मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया जाता है। मकर संक्रांति के फेस्टिवल में ये माना जाता है कि जो सूरज है या फिर जो सन है वो आपके मकर राशि में एंटर कर चुका है। उसके इस दिन पतंग उड़ाई जाती है, तिल गज्जक खाए जाते हैं, एक दूसरे ऐसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल की बात करें तो ये महाराष्ट्र के एरिया में गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल मनाया जाता है। गुड़ी का बेसिकली मीनिंग होता है झंडा, तो लोग अपने घर के आगे जो है झंडा लगाते हैं और इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओणम की बात करते हैं तो केरल में ओणम का फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी आपका कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है। इसके बाद पोंगल की बात करते हैं तो 4 दिन का फेस्टिवल होता है पोंगल, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें इसके बाद हम बात करते हैं बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है, और ये जो है इसे मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और बिहू असम का मुख्य त्योहार है, इसमें नए फसल का स्वागत किया जाता है। ये भी एग्रीकल्चर बेस्ड जो है आपका एक फेस्टिवल है। तो इस तरह से इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट का स्ट्रक्चर है, उसमें आपका फेस्टिवल, आपका डेली लाइफ सभी आपस में इंटरकनेक्ट है और ये हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से हमारी क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। अगर क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो वर्षा के पानी पे, रेनफॉल पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर रेनफॉल या बारिश पूरी तरीके से नहीं होगी तो फसलें खराब हो जाएंगी। कमजोर मानसून होगा, बारिश पूरी तरीके से नहीं होगा तो फसलों का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। जब फसलों का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो खाद्य पदार्थों की या फूड क्रॉप्स की कमी होगी, जिससे जो मौजूद खाद्य पदार्थ है फूड क्रॉप्स है वो महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर प्रॉपर वे में बारिश नहीं होती है, मानसून नहीं आता है, तो जो लैंड है उसमें पानी की नमी या पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, इससे वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियस एरिया है वहां पर पानी की कमी होने की वजह से पूर्ण रूप से प्रोडक्शन जो होगा वो भी इससे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, और हमारा जो मॉनसून है और जो हमारा इकोनॉमी है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और हमारी इकोनॉमी को क्लाइमेट काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड डिजास्टर की। जलवायु जहां हमारे लाइफ को सुगम बनाता है, हमारे लाइफ की इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमारे आसपास के एनवायरमेंट पे और वहां के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, वहीं दूसरी तरफ कई बार क्लाइमेट जो है इससे हमें नेचुरल डिजास्टर भी देखने को मिलते हैं, और कई बार हम नेचुरल डिजास्टर को फेस भी करते हैं। जैसे हम बात करें साइक्लोन की, लैंडस्लाइड की, फ्लड की या फॉरेस्ट फायर की, यानी चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ या फिर जंगलों में आग लग जाना, ये सारी नेचुरल क्लैमिटी है या प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका सामना मनुष्य को, इंसानों को या ह्यूमन लाइफ को करना पड़ता है। अगर हम चक्रवात की बात करते हैं तो समुद्र में जो हवाएं होती हैं, तूफान, शक्तिशाली तूफान जो है समुद्र के ऊपर जो आपको देखने को मिलता है उसको ही क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। पावरफुल स्टॉर्म दैट फॉर्म्स ओवर द ओशियन, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। साइक्लोन में जो उसका सेंटर होता है वो काफी ज्यादा काम होता है, शांत होता है, जिसको हम आई कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन या चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? तो जब समुद्र में लो प्रेशर क्रिएट होता है, निम्न, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां पे हवा बहुत हल्की होती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म होता है और हवा काफी हल्की होती है। ऐसे में जो कंडीशन होती है उसमें तूफान आना या स्टॉर्मिक कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। यही अवस्था होती है जिसमें साइक्लोन का निर्माण होता है या साइक्लोन उत्पन्न होता है। इसमें हवा नम होती है और निम्न दाब क्षेत्र से की ओर बढ़ती है, और यही कंडीशन जो है तूफान
के तूफान में चेंज हो जाती है, स्टॉर्म बन जाता है। और ये स्टॉर्म जब समुद्र के ऊपर बहुत तेजी के साथ घूमता है तो इसको ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इसके सेंटर में जो सेंटर काफी ज्यादा काम या शांत प्रवृत्ति में होता है, जिसको चक्रवात की आंख या आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो साइक्लोन है इसका क्या इफेक्ट होता है। साइक्लोन से हमारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, सॉइल मिट्टी में कटाव की स्थिति आ जाती है जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके अलावा पेड़ जो है वो जड़ के साथ उखड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इससे इकोनॉमिकल लेवल पर, ज्योग्राफिकल लेवल पर काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है ह्यूमन बीइंग को। इसके अलावा एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये स्पेशली नेचुरल डिजास्टर से का सामना करने के लिए, लोगों को सेव करने के लिए बनाया गया डिपार्टमेंट है। और ये मुख्य रूप से आपदाओं का समय समय पर, जो ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं इससे लोगों को बचाने के लिए ये डिपार्टमेंट जो है वो काम करती है, एनडीआरएफ। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम फ्लड की बात करते हैं, बाढ़ की बात करते हैं। फ्लड का मतलब क्या होता है, जब पानी जो है अपने लेवल से अपर हो जाता है, बढ़ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, उसको ये बाढ़ कहते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब नदी और जो लेक है या झील में पानी में जो ओवरफ्लोइंग या उफान आ जाता है, जब जो तटबंध है या फिर जो ब्रिजेस है वो टूट जाते हैं, या शहर में जो पानी की निकासी प्रॉपर वे में नहीं होती, तो वहां पर भी आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वे में ना होने की वजह से भी वहां पे आपको फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। इससे क्या होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जान माल की बहुत ज्यादा हानि होती है। और बाढ़ में काफी ज्यादा बीमारियां भी फैलती हैं, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स, कीटाणु जो है वो बाढ़ के पानी से लोगों के जीवन को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। हिमालय क्षेत्र में या फिर जो आपका माउंटेन एरिया है वहां पर ग्लेशियर के पिघलने से लगातार नदी और झीलों के पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, और ये भी काफी विनाश का कारण बनता है। काफी ज्यादा डेंजर होता है वहां के आसपास के लोगों के लिए। भारी वर्षा या फिर ग्लेशियर के लगातार फटने की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल, ये एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपकी बुक में मेंशन भी है कि उत्तराखंड में एक बार तबाही हुई थी जिसमें 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ग्लेशियर, जो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और ग्लेशियर फट गया था, ठीक है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ था। तो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जितने पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है लोगों को। लैंडस्लाइड की बात करते हैं, भूस्खलन की बात करते हैं। तो जब लगातार चक्रवात आता है या भारी वर्षा होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वहां की मिट्टी जो है होती है उस मिट्टी में इतनी ज्यादा पकड़ नहीं होती है। इससे क्या होता है कि जो मलबा या फिर जो वहां का सडनली जो है मूवमेंट होती है, जो अपनी जगह से जो लैंड से वो स्लाइड करना शुरू कर जाती है, जिससे भूस्खलन होता है, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है। इसका मेन कारण है हैवी रेनफॉल होना, अर्थक्वेक का आना, वॉल्केनिक इरप्शन होना, या फिर लगातार जंगलों को काटने की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से जो वल्नरेबल एरिया है जहां पे ऐसा हमें देखने को मिलता है, ज्यादातर वो हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट, ये वो एरिया जहां पर बहुत बड़े लेवल पर माउंटेन रेंज यानी पहाड़ी पर्वतीय श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से या अर्थक्वेक आने की वजह से लैंडस्लाइड होना कॉमन है। तो यहाँ इससे काफी ज्यादा जोखिम होता है ह्यूमन लाइफ को भी, और उनके इकोनॉमिकल लेवल पे भी लोगों का काफी ज्यादा लॉस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की, या जंगलों में आग लगना, वनाग्नि। फॉरेस्ट फायर जो है जंगलों में ये काफी कॉमन है। जब बहुत तेज हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से आपस में पेड़ जो है टकराते हैं, और टकराने की वजह से कई बार पेड़ों में आग लग जाती है घर्षण बल के कारण। और ये जो आग लगती है, इस आग की वजह से पूरे जंगलों का काफी नुकसान होता है। जंगलों में सारे पेड़ पौधे जो हैं वो जल जाते हैं। ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा ड्राई रीजन होता है, सूखा पड़ जाता है, या तेज हवाएं चलती है, या फिर कई बार ह्यूमन नेग्लिजेंस या मानवीय लापरवाही की वजह से भी ऐसा होता है। इससे जंगलों का विनाश हो जाता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु जो है वो अपनी लाइफ खो देते हैं। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता है, इकोनॉमिकल लेवल पर लोग इंसानों का काफी ज्यादा लॉस होता है। तो ये भी नेचुरल डिजास्टर हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन क्या होता है?
क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मतलब है टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर जो आपका वेदर है, वेदर की जो लॉन्ग टाइम की कंडीशन होती है, उसमें जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए जो चेंज आता है उसको ही जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट का चेंज होना कहते हैं। यानी तापमान में, वर्षा और मौसम के पैटर्न में लंबे समय अंतराल के लिए जो परिवर्तन या चेंज आता है, जो बदलाव आता है, उसको ही जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण है जिसमें से मेजर जो फैक्ट है या कॉजेज है वो है, पहला आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन लगातार, जैसे कोयला, पेट्रोल, इनको लगातार जलाने की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है और वो पॉल्यूशन आपके एनवायरमेंट के जो टेम्परेचर है उसको डिसबैलेंस करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और आपका एनवायरमेंट जो है वो, आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज होने लगता है। लगातार जंगलों की कटाई करने की वजह से, पेड़ पौधों की कटाई करने की वजह से भी आपका एनवायरमेंट डिसबैलेंस्ड होता है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। इसके अलावा एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, लगातार संसाधनों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने की वजह से भी जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। क्लाइमेट डिसबैलेंस्ड होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदियों में बाढ़ आएगी और बाढ़ आने की वजह से जान और माल की हानि होगी ह्यूमन बीइंग की। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है ये भी एक बहुत मेजर कॉज है। लगातार प्रोडक्ट, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े लेवल पर फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा रहा है। फैक्ट्रीज में बड़े लेवल पर जो गुड्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वहां से धुआं निकलता है, जो वहां से स्मोक निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है, जो आपके एनवायरमेंट को काफी ज्यादा प्रदूषित या पॉल्यूट करती है। इससे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। ये भी बहुत मेजर कॉज में से एक है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा एक सबसे मेजर कॉज में से एक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये आपके अर्थ के टेम्परेचर को क्या करती है, वार्म रखती है। जब उस वार्म कैसे रखती है, ये जो हीट वापस जाने वाली है उसको रोक देती है और आपके एनवायरमेंट को वार्म रखती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस का ही इफेक्ट है। तो इसकी वजह से भी आपका टेम्परेचर जो है वो तेजी से चेंज होता है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। इससे बचने के लिए हमें क्या है, हमें पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम रिलीज करना चाहिए, इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट है उसका अच्छे से इस तरीके से उसको, जो भी वेस्ट वहां से निकलता है उसका इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए कि वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा जो है लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। जो रिसोर्सेस है उसका उतना ही यूज किया जाना चाहिए जितनी नीड है। ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, जैसे फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो लाखों सालों तक जो पेड़ पौधे या फिर जो जीव जंतु मर जाते हैं, मरने के बाद जो उनके अवशेष या रिमेन्स बच जाते हैं, उन रिमेन्स से जो ईंधन तैयार होता है, जिसे उसे कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस, उसको ही हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन, यानी कठिन परिस्थितियों से जल्दी उबरने की क्षमता, यानी आपके अंदर ऐसी एबिलिटी हो, ऐसी कि आप किसी भी कठिन या फिर किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन से बाहर जल्दी से रिकवर हो जाओ, बाहर निकल जाओ। मिटिगेशन की बात करते हैं। मिटिगेशन तो जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट में जो चेंज होता है या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं या क्लाइमेट चेंज के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, उसको हम मिटिगेशन या शमन कहते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, जो भी चीज आपके एनवायरमेंट में मौजूद है उसको बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक प्रयोग में किया जाए। आपने इसके लिए वर्ड सुना होगा, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो भी चीजें या फिर जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद है, हम उसका इस तरह यूज करें कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। कहने का मतलब है कि जितनी नीड है उतना ही यूज किया जाए, आवश्यकता से अधिक उसका यूज ना हो, यानी बेवजह उसको वेस्ट ना किया जाए। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्लाइमेट के बारे में बात की, क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की, क्लाइमेट कैसे आपके एनवायरमेंट को, आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, हमने ये पढ़ा। इसके अलावा क्लाइमेट डिजास्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फ्लड पढ़ा, साइक्लोन के बारे में पढ़ा,
और फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर का ये लास्ट वाला पार्ट था। इसमें आपका ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है माइंड में, ताकि आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सके। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएंगे कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।